नमस्कार, मैं कुमार श्रीकांत आपका स्वागत कर रहा हूं सत्य परख भारत में। आज बात हरियाणा चुनाव को लेकर और हरियाणा में क्या कुछ खेल बन रहा है, क्या कुछ समीकरण बन रहे हैं और एक नया सर्वे है, वो सर्वे क्या कुछ कहता है और क्या वाकई एंटी इनकम्बेंसी को बीजेपी ने डाइल्यूट किया है या फिर कांग्रेस जितनी बेहतर तरीके से चुनाव लड़ रही तो वो लड़ भी रही, इसमें कोई बुराई नहीं। तो क्या वो कांग्रेस का एज अभी भी बरकरार है? उसके पीछे की तमाम कहानियां क्या है और राजनीति हरियाणा की क्या कह रही है? हुड्डा साहब और शैलजा का हाथ राहुल गांधी और प्रियंका ने एक मंच पर मिलाया, लेकिन वो क्या दिल भी मिले हैं या हाथ महज मिले हैं? इसके पीछे की रणनीति, राजनीति और जो पूरा का पूरा राजनीतिक परिदृश्य है उसको समझने की कोशिश करेंगे। मेरे पास अगर एक बात कहूं तो बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन मेरे मित्र हैं राहुल तलान, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, दूसरा सेफुलिस्ट है और देश की राजनीति, सर्वे, इन सभी कामों को बहुत बेहतर तरीके से करते हैं और और मुझे लगता है कि इनका प्रिडिक्शन काफी सही होता है। और दिक्कत यह है कि इनके मित्र दोनों खेमों में हैं और ये ऐसी बात बोल देते हैं कि वो मित्र दोनों खेमों के अलग अलग समय पर नाराज हो जाते हैं। यानी कि अपनी बात बड़ी बेबाकी से और बड़ी साफगोई से राहुल जी रखते हैं। राहुल सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा के चुनाव पर। आपने मेरा बड़ा अच्छा हरियाणा के दिया है। नहीं यार, ये तो है, ये तो है। हम लोगों के साथ दिक्कत ये है कि ना साला बीजेपी हमको भाव देती है ना कांग्रेस भाव देती है, क्योंकि ऐसा बोल दो कि दोनों नाराज हो जाते हैं। बिल्कुल। आदत ऐसी है ना, क्या किया जाए। हाँ, किसी भी साइकोलॉजिस्ट को थोड़ा सच्चाई से बातें रखनी चाहिए, जो सर्वे में इंटरेस्ट रखते हैं, साइंटिफिक सर्वे पे बिलीव करते हैं। नहीं तो फिर ऐसे होता है ना कि जैसे अभी हुआ था 2024 वाले लोकसभा चुनाव में कि बड़ी बड़ी लंबी लंबी बातें, छोटे से डेटा पे काम करने के बाद 400 पार करवा रहे थे कई सारे लोग, और फिर बाद में टीवी पे रोते हुए भी देखा है हम लोगों ने उनको कि वो कैसे रो रहे थे। तो इसीलिए सच्चाई बोलनी चाहिए, बेशक चाहे थोड़ी कड़वी हो, अगर जो बात सर्वे और साइंटिफिक सर्वे की हो तो। जी राहुल जी, क्या क्या लग रहा है हरियाणा में क्या हाल है? देखिए, हरियाणा में ठीक हाल है। हरियाणा में जो छोटी मोटी पार्टियां हैं उनका वो साफ होने वाली हैं। जेजेपी, इनेलो थोड़ा बहुत कुछ लेके भी चली जाएगी, लेकिन जेजेपी जैसी पार्टी साफ हो जाएगी। और अब एक गोपाल कांडा जी की पार्टी है, वो भी साफ हो जाएगी। गोपाल कांडा जी खुद मुझे लग रहा है इलेक्शन हार जाएंगे, तो ऐसा लग नहीं रहा है कि हरियाणा में कांग्रेस बड़ा अच्छा करने वाली है। लेकिन कांग्रेस की अपनी भी कई सारी, देखिए, सर्वे अगर जो बहुत पहले हो जाए तो भी दिक्कत है, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो बाद में चेंज होते रहते हैं। जैसे अगर जो जितनी भी सर्वे एजेंसीज ने सर्वे किया था हरियाणा का, तो उन्होंने ये मान के किया था कि शैलजा जी और हुड्डा साथ में इलेक्शन लड़ेंगे। लेकिन ये एक नया सेगमेंट है कि वो दोनों अलग हैं। अगर जो शैलजा जी नहीं है कांग्रेस के साथ, या वो उतने मन से प्रचार नहीं कर रही, तो एससी वोट कहीं ना कहीं छिटक जाएगा। और एससी वोट को लपकने के लिए भाजपा तैयार बैठी है। देखिए, ठीक है, एक वो इनेलो के साथ, इंडियन नेशनल लोकदल के साथ बसपा का समझौता है, लेकिन कभी भी मायावती 4.5% से ज्यादा वोट लेके नहीं आ पाई है हरियाणा में। और जबकि हरियाणा में अगर जो एससी की आप आबादी देखेंगे तो लगभग लगभग 20 से 25% के लमसम लोग मानते हैं कि इतनी आबादी है। तो वो जो फैक्टर है कि वो एससी वाला वो किधर जाएगा, ये बड़ी बात है। अगर जो बीजेपी उसमें से कुछ ले जाती है तो बीजेपी बहुत मजबूत स्थिति में हो जाती है, जो इतनी कमजोर स्थिति में नहीं है जैसा कि लोग मान रहे हैं, या सेफोलॉजिस्ट या जो सर्वेयर हैं, जो एजेंसीज हैं, वो मान रही हैं। लेकिन कांग्रेस के पास अपना भी वोट बैंक है, तो कांग्रेस जो जाट बेल्ट है वहां बहुत मजबूत है। अगर जो उसमें एससी का तड़का लग जाए तो कांग्रेस को फिर अजय बन जाती है हरियाणा में। और सारी की सारी लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस की बस इसी बात पे टिकी हुई है कि हरियाणा से कैसे एससी वोट, जो कि बिल्कुल एक तरीके से पहली बार आप ऐसे देखेंगे कि वो डिसाइसिव स्थिति में हरियाणा की पॉलिटिक्स में एससी पहली बार ऐसी पोजीशन पे आए कि बीजेपी भी चाहती है कि वो उनकी तरफ आ जाए और कांग्रेस भी चाहती है वो उनकी तरफ आ जाए। वो बीजेपी कुमारी शैलजा पे भी डोरे डाल रही है कि वो आ जाए कैसे ही बीजेपी में। उनकी तारीख भी घोषणा कर दी जाती है। मनोहर लाल खट्टर भी बोल रहे हैं कि वो आ जाती हैं, और अमित शाह जी भी उनकी चर्चा करते हैं अपनी रैली में, प्रधानमंत्री मोदी भी अपनी रैली में उनकी चर्चा करते हैं। छोटे मोटे नेता तो करते ही रहते हैं उनकी चर्चा।
तो शैलजा इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है हरियाणा की पॉलिटिक्स में, और हरियाणा की एकमात्र ऐसी दलित नेता है जिनकी पॉपुलैरिटी है। ऐसा नहीं है कि एक बीजेपी के पास भी हैं जो चुनाव लड़े थे, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो कौन से तंवर नाम है उनका, लेकिन वो उतने बड़े फैक्टर हैं नहीं, वो अभी अशोक भी। सिंह तंवर, हाँ, अशोक तंवर ऐसी करके है शायद। हाँ, लेकिन वो उतने बड़े फैक्टर नहीं और वो उतने पॉपुलर है नहीं। बीजेपी ने समझ के लिया था कि वो एससी के तौर पे आएंगे, नेता के तौर पे आएंगे तो कुछ वोट लेके आएंगे, लेकिन वोट लेके नहीं आ पाए। लेकिन बीजेपी के हारने का मैं आपको, अगर जो बीजेपी इलेक्शन हारती है, जो मैं मानता हूं कि हारेगी हरियाणा में, और वो ठीक है कि सीट कितनी कम ज्यादा से हारेगी, लेकिन मेरा एनालिसिस एक अलग है इस चीज पे कि बीजेपी हरियाणा जैसी पॉलिटिक्स के लिए, छोटे स्टेट के लिए बड़ी पॉलिटिक्स को दांव पे लगाती जा रही है। बीजेपी की जो रणनीतिकार हैं वो समझ नहीं पा रहे हैं। देखिए, हरियाणा में आप बीजेपी को इस चीज का जनक मान सकते हैं कि 35 वर्सेज एक का जो लड़ाई चल रही है हरियाणा में, जो 2015 में हुई थी, 2020 में भी उसी रंग में लड़ाई लड़ी गई। तो वो जो लड़ाई है वो आपको वेस्ट यूपी में कमजोर करती है, वो आपको राजस्थान में कमजोर करती है। तो ये बीजेपी की अपनी पॉलिटिक्स ना डाइल्यूट होती जा रही है। जो हिंदुत्व वाली पॉलिटिक्स थी, बीजेपी ने वो वाला स्टेक दांव पे लगा दिया है, और जो नेशनल पॉलिटिक्स के लिए बीजेपी के लिए एकदम बहुत जरूरी है। बीजेपी उस ट्रैप में फंस गई है जातिवाद वाले में, जिसमें बीजेपी को कभी नहीं फंसना चाहिए था, और इसका फंसने का कारण हरियाणा है। ये भी आप मान लीजिएगा, जहां पूरे देश में हिंदुत्व की पॉलिटिक्स हिलोरे मार रही थी, बीजेपी हरियाणा में और मनोहर लाल खट्टर या बाकी अपने नेताओं के कहने पे जाट वर्सेस बाकी 35 के साथ लड़ी। तो वो जो पॉलिटिक्स के जो बीज बोए बीजेपी ने, अब वही बीज बड़े वृक्ष बन के सामने आ रहे हैं, जो बीजेपी के लिए कांटे भी बिछा रहे हैं। तो बीजेपी की नेशनल थिंक टैंक जो भी है, उनको ये सोचने की जरूरत है कि हिंदुत्व वाली पॉलिटिक्स को कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए, कैसे इंटैक्ट किया जाए। अगर जो हिंदुत्व वाली पॉलिटिक्स बिखर जाती है, हिंदुत्व वाली पॉलिटिक्स बिखर जाती है, तो बीजेपी भी बिखर जाएगी। बीजेपी फिर वही 2009 वाली स्थिति में होगी, 2013-14 से पहले वाली स्थिति में बीजेपी पहुंच जाएगी। और सोशल मीडिया इसके लिए बहुत जिम्मेदार है। सोशल मीडिया को भी मैं इसके लिए जिम्मेदार मानता हूं कि बीजेपी की सोशल मीडिया टीम, जो बीजेपी एकदम बहुत स्ट्रांग होती थी सोशल मीडिया पर, उसकी प्रेजेंस, वो नैरेटिव क्रिएट कर रहे होते थे। लेकिन आज बीजेपी की स्थिति यह है कि वो नैरेटिव क्रिएट हो जाते हैं वहां से, और बीजेपी खड़ी खड़ी देखती रहती है, और बीजेपी कुछ नहीं कर पाती है। सोशल मीडिया में बीजेपी के खिलाफ कितने सारे नैरेटिव चल रहे हैं, कास्ट डिवाइडेशन के, हिंदुत्व वाली जो पॉलिटिक्स है उसको डिवाइड करने के लिए कितने सारे कास्ट वाले नैरेटिव चल रहे हैं। हर एक कास्ट के अपने सोशल मीडिया पेज बने हुए हैं, दूसरी कास्ट को गाली दे रहे हैं, और बीजेपी इस चीज पे रोक ही नहीं लगा पाई। और इसका कोई भी, और देखिए, और बीजेपी की सोशल मीडिया टीम जो भी है, नेशनल टीम, चाहे अमित मालवीय हेड करें या कोई भी उसको हेड करे, वो एक सबसे पहले अगर जो किसी को बीजेपी को अपने यहाँ से चलता कर देने की जरूरत है, तो अमित मालवीय को, उनको बाहर कर देना चाहिए। उन्होंने बीजेपी की जो सोशल मीडिया टीम की भट्टा बिठा दिया है। कांग्रेस की सोशल मीडिया टीम अच्छे से समझती है सोसाइटी की पॉलिटिक्स और कल्चर को, लेकिन बीजेपी की जो सोशल मीडिया टीम है वो ना सोसाइटी समझती है, कल्चर नहीं समझती है, और कल्चर का इन्फ्लुएंस नहीं समझती है, और सोसाइटी और कल्चर को रिलेट ही नहीं कर पाती है, और डिफरेंट कल्चर, कास्ट, क्रीड को साथ लेके चलने में नाकाम रही है बीजेपी की टीम। जबकि कांग्रेस को एक नई पॉलिटिक्स शुरू करने की जरूरत थी कि हिंदुत्व वाली पॉलिटिक्स को तोड़ने के लिए, कि कास्ट को डिवाइड कर दिया जाए, कास्ट जो अलग अलग है उनको आपस में चाहे मन में ही मुटाव कर दिया, मन से मुटाव कर दिया जाए, सोशल मीडिया के थ्रू मुटाव कर दिया जाए, कैसे भी उनको आपस में लड़ा दिया जाए, चाहे वो सोशल मीडिया पे ही क्यों ना लड़े। और कांग्रेस इसमें सक्सेसफुल रही है, चाहे वो उनको पेज को आईएसआई चलाती हो या कोई और चलाता हो उन पेज को, ये फर्क नहीं पड़ता है कि कौन चला रहा है, लेकिन अल्टीमेट प्रोडक्ट उसका ये है कि बीजेपी की हिंदुत्व की पॉलिटिक्स दांव पे लगी हुई है। जी अच्छा, आपने कहा कि हरियाणा में जाटों से अलगाव, लेकिन हरियाणा में जाट नेताओं को बीजेपी ने साधा भी है। और अगर आप कह रहे हैं कि जाटों से अलगाव की राजनीति हरियाणा में बीजेपी कर रही है, तो बाकी राज्यों में तो जाट उनके साथ खड़े हैं। अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट बाहुल्य सीटें वो जीत रहे हैं, और जब चौधरी साहब के पोते आ गए हैं, जाहिर सी बात है, और एक चौधरी साहब के बेटे आ गए हैं, और वो दोनों चौधरी नहीं है, तो मैं कह रहा हूं एक और बेनिफिट तो है। जाट
जानबूझकर या मजबूरी में वो बीजेपी के साथ खड़ा। तो ये जो स्विंग वोट्स की जो आपने एक तरीके से बात कही, दूसरा ये है कि क्या हरियाणा में जाट वोटरों पे ही डिपेंडिंग है कांग्रेस, क्या बाकी? और देखिए, अगर गैर जाट की राजनीति हरियाणा में बीजेपी ने की है तो 2 बार उसको सफलता भी मिली है, इस बार असफलता मिली है, और एंटी इनकम्बेंसी एक बड़ा फैक्टर रहा है हरियाणा में जो अब बन रहा है। तो क्या आपको लगता है कि गैर जाट की राजनीति बीजेपी के लिए इस बार फायदेमंद नहीं हो पाएगी? आपका मानना है, जो खट्टर साहब की एंटी इनकम्बेंसी को भुनाने के लिए सैनी साहब को लाया गया है, और दूसरा कि लोकसभा इलेक्शन में कहीं ना कहीं वो गमो गुस्सा और गुबार जो सरकार और एंटी इनकम्बेंसी को उसको डाइल्यूट किया, क्या आपको ऐसा लग रहा है क्या? देखिए, पहली बात तो वेस्ट यूपी की जहां आप बात कर रहे हैं, वेस्ट यूपी में बीजेपी को बहुत सारे झटके लगे हैं। उनके मुजफ्फरनगर से मंत्री हार गए और बहुत सारी सीटें। देखिए, जयंत चौधरी, एक बात मान लीजिए कि वो जाटों के नेता नहीं रहे हैं, वो वोट मोबिलाइज नहीं करा सकते, वोट ट्रांसफर नहीं करा सकते। और वेस्ट यूपी में बीजेपी बहुत सारी सीटें हारी हैं जो जीतती थी बीजेपी। अगर जो वेस्ट यूपी का पैटर्न देखेंगे, जो जाट बाहुल्य गांव थे उनके आप अगर जो वो देखेंगे, उनका फॉर्म 20 निकाल के डेटा देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सारी के सारी वोट समाजवादी पार्टी को गई है। जो जाट समाजवादी पार्टी को वोट नहीं करते थे उन्होंने समाजवादी पार्टी को वोट किया है। बहुत सारी ऐसी सीटें जो बहुत मिनिमम मार्जिन से जीती है बीजेपी लोकसभा में। वेस्ट यूपी में अलीगढ़ 10,000 11,000 से, उस पर भी आरोप लगते रहे कि बेईमानी से जीती है, ऐसे जीती है, लाइट काट के जीती है, लाइट कट करके और बीच में घपला कर दिया, ऐसे जीती है। तो ये सारे भी आरोप हैं। राजस्थान की जो सीट है जहां बीजेपी को बहुत ज्यादा झटका लगा है, उनमें बहुत ज्यादा जाट वोटर है। वो भी पैटर्न आपको देखने की जरूरत है कि कैसे बीजेपी वहां हारी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही इंपैक्ट है। हरियाणा में 5 सीट हार गई बीजेपी, क्यों हार गई वो भी सोचने वाली बात है। देखिए, मैं यही बोल रहा हूं कि 2015 में जब हरियाणा की पॉलिटिक्स शुरू हुई और जब बीजेपी जीती, जब बीजेपी 2015 में जीती कांग्रेस को हरा के, तो जाटों ने भरपूर वोट दिया था बीजेपी को, क्लीन स्वीप किया था बीजेपी ने। हुड्डा अपना इलेक्शन जैसे तैसे बचा पाए थे, बड़े बड़े कांग्रेस के नेता, जाट नेता सब हार गए थे। तो वो हारे क्यों थे? सवाल ये है। जाटों ने वोट किया था बीजेपी को, लेकिन आपने एक छोटे से राज्य के लिए, 2 करोड़ की आबादी के राज्य के लिए आपने पूरी नेशनल पॉलिटिक्स को, स्टेक जो था उसको दाव पे लगाया है। ऐसा नहीं है कि आज आप कोई काम करेंगे तो उसके जो परिणाम है वो तत्कालिक आएंगे, तभी के तभी आएंगे, नहीं, बहुत लंबे समय के बाद आएंगे। उसके बाद किसान आंदोलन हुआ, किसान आंदोलन में जैसे जो पंजाब का किसान आंदोलन था, हरियाणा ने उसमें भागीदारी शुरू की, वेस्ट यूपी ने भागीदारी शुरू की। मोदी को कमजोर होना पड़ा, मतलब इवन ये सोच लीजिए कि उनको वापस लेने पड़े वो तीनों कृषि कानून। तो इसका ये बहुत लंबी, आप इसको पॉलिटिक्स को ना आपको देखना होगा शुरू से लेके। एक छोटे से स्टेक के लिए आपने एक अपने दोस्त को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, सिर्फ वो दोस्त था क्योंकि आप उसकी स्कूटर पे पीछे बैठ के घूमते थे, जिसको राजनीति का कोई अनुभव नहीं था, आपने उसको ऐसे स्टेट में उतार दिया जहां कास्ट पॉलिटिक्स चलती रही है बहुत लंबे समय से। और उसने क्या किया, आपके उस दोस्त ने, कि एक बड़ी कास्ट को जो वहां प्रभावी है सब तरीके से, वो आर्थिक स्थिति उनकी अच्छी है, वो संपन्न है, वो प्रभावी हैं, वो साथ सबको साथ लेके चलने वाले भी हैं। अगर जो 1-2 कांड छोड़ दिया जाए हरियाणा में तो भाईचारा बहुत खराब नहीं हुआ है। आपने सिर्फ इसके लिए कि अपने दोस्त को मुख्यमंत्री बना दिया जाए, एक ऐसी कास्ट को एलिमिनेट किया, हर एक जगह से एलिमिनेट करने की कोशिश की, कुछ लोगों को खुश करने के लिए सिर्फ, कि ना तो उनको वीसी बनाया जाएगा, ना उनको कोई पोस्ट दी जाएगी, जो भी उनके अधिकारी हैं उनको बैकयार्ड में डाल दीजिए, और जो उनके प्रोफेसर हैं हर एक यूनिवर्सिटी में उनको एचओडी से हटा के बिल्कुल साफ कर दीजिए। तो ये जो कोशिश हुई है, तो इस कोशिश के परिणाम तो आने थे ना। तो ये परिणाम वो ही है। ऐसा नहीं है कि जब कांग्रेस या और डिफरेंट टाइप के पॉलिटिकल पेज जब ये अलग अलग कास्ट के नाम से चलाए जाते हैं, और उनको सपोर्ट करने वाले तो वही भारतीय हैं, चाहे पाकिस्तान से चलाए जाएं, कहीं से भी चलाए जाएं, वो कोई अलग चीज है कि कहां से चलाए जा रहे हैं, लेकिन उसको सपोर्ट करने वाले तो वही भारतीय है ना। वो एक दूसरी कास्ट को गाली लिखने वाले तो वही भारतीय है ना। वो जो बीज बोए जा रहे हैं हिंदुत्व को खत्म करने वाली, हिंदुत्व की पॉलिटिक्स को खत्म करने के लिए, उसके जैसे देखिए, आपको एक ये भी समझना होगा, कांग्रेस के पतन में कांग्रेस की बहुत बड़ी भागीदारी थी। कांग्रेस का पतन बीजेपी की वजह से नहीं हुआ है, कांग्रेस का पतन
कांग्रेस की वजह से हुआ है, क्योंकि उसने इतना अपीजमेंट किया मुस्लिमों का, हिंदू यूनाइट हो गए, तभी तो बीजेपी आई। वैसे ही बीजेपी के पतन में बीजेपी के लोगों की बहुत बड़ी भागीदारी होगी। बीजेपी का अगर जो 240 पे सिमटी है बीजेपी, तो उसका रीजन है ना, उसके बीजेपी के लोग रीजन है उसका। मोदी की लोकप्रियता ऑल टाइम हाई रहेगी, मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे तब भी मोदी की लोकप्रियता हाई रहेगी। देखिए, मोदी को कास्ट पॉलिटिक्स से नहीं लेना देना है, ये भी समझिएगा आप। मोदी को कास्ट पॉलिटिक्स से नहीं लेना देना है, लेकिन उस मोदी की पार्टी में जो लोग नीचे बैठे हुए हैं, जो पार्टी चला रहे हैं, उनको कास्ट पॉलिटिक्स से बहुत ज्यादा लेना देना है। लेकिन जैसे ही कास्ट पॉलिटिक्स में आप घुसेंगे तो हिंदुत्व वाली आपकी जो छवि है, जिस पे आप चुनाव लड़ते रहे, वो कमजोर हो जाती है। और अगर जो आपको कास्ट पॉलिटिक्स करनी भी है, तो फिर आपको यह समझना चाहिए कि यूपी में आपको 2014 में यादवों ने भरपूर समर्थन दिया था ना 2014 में, लेकिन 2019 में वो यादव आपसे छिटकने की कोशिश करते हैं और 2024 में बिल्कुल छिटक जाते हैं। क्यों? कोई तो रीजन होगा ना। 2014 में ऐसा यादवों के मन में क्या आया कि उन्होंने अपने सबसे बड़े नेता को, जिसपे वो दिलो जान से जान छिड़कते थे, उसको बोले कि उसको वोट नहीं करेंगे हम। और वही 2019 में थोड़ा छिटकते हैं और 2024 में बिल्कुल छिटक जाते हैं। तो इसके रीजन पे भी तो वो चर्चा होनी चाहिए ना। वो रीजन ये है सारे के सारे कि कास्ट पॉलिटिक्स में जब आप जाएंगे तो फिर आपको हिंदुत्व की कास्ट, अगर जब हिंदुत्व की कास्ट की पॉलिटिक्स करेंगे, आप हिंदुत्व की पॉलिटिक्स करेंगे और उसमें कास्ट घुसी हुई है हिंदुत्व में, तो आपको फिर जो भी आपके पास संसाधन है उनका डिवाइड बिल्कुल बराबर होना चाहिए, बराबर की भागीदारी होनी चाहिए उसमें यादवों को भी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। भाई यादव हैं, उन्होंने बीजेपी को वोट किया है, तो यादवों को भी आगे बढ़ाया जाएगा। उसमें जाटव है, जाटवों को भी आगे बढ़ाया जाएगा। मायावती के वोटर आपके पास आ गए, लेकिन उनको मिला क्या आपके पास आने के बाद? सवाल तो ये है ना कि बीजेपी में आपने हिंदुत्व की पॉलिटिक्स शुरू की और उसमें जाटव सारे इकट्ठे होके बोले कि चलो मायावती को वोट ना करके, बीएसपी को वोट ना करके बीजेपी को वोट करते हैं, लेकिन उनको मिला क्या? बीजेपी की पॉलिटिक्स में आके उनको मिला क्या? अगर जो वो मायावती की पॉलिटिक्स वाली वो कास्ट पॉलिटिक्स कर रहे थे, वो अपनी कास्ट, जो मायावती का जो भी ब्राह्मण और दलित वाला जो फैक्टर था, जो जुड़ाव था, उसी पॉलिटिक्स में वो अच्छे थे। लेकिन जब वो मायावती को छोड़ के आपके पास आए, बीजेपी के पास आए, तो बीजेपी को भी तो ख्याल रखना था। वैसे यादवों का ख्याल रखा जाना चाहिए था, लेकिन यादवों को आपने दिया कि एक भूपेंद्र यादव के नाम पे आपने सोचा सारे यादव आपके साथ इकट्ठे हो जाएंगे संगठन में, बस एक भूपेंद्र यादव और एक सुधा यादव को आप वहां बना देंगे, अपनी चुनाव समिति में वो कर लेंगे। तो आपने, और सबसे बड़ी बात क्या, इतनी पॉपुलर है सुधा यादव कि वो यादवों को मोबिलाइज तो कौन जानता है, कौन जानता है, तो कौन जानता है? यूपी के यादवों में से आपको कोई नहीं मिला, हरियाणा के यादवों में से आपने सुधा यादव को बना दिया, हरियाणा के यादवों में से आपके राव इंद्रजीत भी हैं, और भी आपके पास कई सारे लीडरशिप है। यूपी जो इतना बड़ा राज्य है, वहां जहां यादवों की बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, वहां से आपको कोई कुछ नहीं मिला। तो सवाल ये है कि आप हिंदुत्व की बात करेंगे, लेकिन 2-3 कास्ट को फायदा पहुंचाने की बात करेंगे, तो ये हिंदुत्व वाली पॉलिटिक्स नहीं चलेगी। इसमें बीजेपी को ही घाटा है। इसीलिए मैं बोलता हूं कि हरियाणा जैसे छोटे स्टेट के लिए इन्होंने नेशनल पॉलिटिक्स को दांव पे लगाया है। तो लबोलुबात ये है कि बीजेपी ने जो हिंदुत्व का था, उसका हर जगह चलता था, वो हरियाणा में उसने खुद उसको डाइल्यूट कर दिया, खुद उसके पुर्जे अलग कर दिए। और ये एक नुकसान बीजेपी को हरियाणा के चुनाव में उठाना पड़ेगा। और हरियाणा के चुनाव में जो लोग उसके साथ आए थे, उसके साथ वोट कर रहे थे, और कांग्रेस ने उन तमाम जातियों को अलग अलग बांट के एक बेहतर जो है चुनाव वो फाइट कर रही है, और उसका फायदा उसको सरकार के रूप में मिलेगा। कहने का मतलब ये है। तो कर बिल्कुल। देखिए, कांग्रेस कहने का मतलब है, आपको ना, अगर जो आप कांग्रेस की सोशल मीडिया देखिए, सोशल मीडिया से ही देख लेते हैं हम, कोई ज्यादा ऐसा नहीं है कि हमें बहुत सर्वे करने की जरूरत है। कांग्रेस की सोशल मीडिया बहुत अच्छे से काम कर रही है, बीजेपी की सोशल मीडिया बहुत अच्छे से काम नहीं कर रही है। बीजेपी को लेके आने में सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रोल है, बीजेपी के नैरेटिव को घर घर तक पहुंचाने में सोशल मीडिया का बहुत रोल है, प्रधानमंत्री की लोकप्रियता में सोशल मीडिया का बहुत रोल है। लेकिन वही सोशल मीडिया अगर कांग्रेस के बनिस्बत आपकी कमजोर पड़ जाए, तो सवाल तो उठेंगे ना, क्यों आपके पास अच्छी टीम नहीं है, क्यों आप एक आदमी को ढोए जा रहे हैं, जिसको देखिए, इंजीनियर, मैं ये नहीं बोलता हूं कि इंजीनियर बहुत अच्छे लोग होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं,
लेकिन किसी भी सोशल मीडिया को संभालने के लिए आपको ऐसे बंदे की जरूरत होनी चाहिए। देखिए, इंजीनियर तो सोशल मीडिया के एल्गोरिदम को समझ सकता है, लेकिन समाज के एल्गोरिदम को समझने के लिए आपको सामाजिक व्यक्ति की जरूरत है, जिसने सोशियोलॉजी पढ़ी हो, जो जर्नलिज्म से जर्नलिज्म जानता हो, जिसने घर घर की खाक छानी हो, प्रधानमंत्री मोदी की तरीके से अलग अलग गया हो, अलग अलग राज्यों में गया हो, अलग अलग जाति को समझता नहीं, हो। इस बात को मैं इस बात को मानता हूं और ये प्रोग्राम यही खत्म करता हूं, क्योंकि पहले अरविंद गुप्ता देखते थे। अरविंद जी बहुत बेहतर देखते थे सोशल मीडिया और आईटी पूरा बीजेपी का, और जब से उनको साइडलाइन किया अमित शाह, जब से बने पार्टी के सर्वे सर्वा, जब से अमित मालवीय आए, सब कुछ बंटाधार हो गया। बहरहाल ये बेहतर तरीके से आपने, मुझे लगता है कि राजनीति समझाई और किस तरीके से राजनीति हरियाणा की चल रही है और उसका भविष्य क्या होगा। राहुल जी, आप जुड़े, उस मुद्दे पर आपने बात की, उसके लिए बहुत धन्यवाद। फिर किसी मुद्दे पर आपसे बात करेंगे, चर्चा करेंगे, लेकिन आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और सत्य परक भारत को सपोर्ट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार।